जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है बायोलॉजी। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस, और साइंस में भी 3 भाग होते हैं, जिसमें एक भाग है बायोलॉजी। उसी बायोलॉजी को आज हम लोग पढ़ते हैं। और बायोलॉजी देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे। जब शुरुआत में बायोलॉजी कहा जाता था तो जूलॉजी को ही बायोलॉजी कह दिया जाता था, जूलॉजी को ही बायोलॉजी कह दिया जाता था। बाद में क्या हुआ, देखिए शुरुआत में जूलॉजी को ही बायोलॉजी कहा जाता था। इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि जूलॉजी तथा बायोलॉजी दोनों के जो जनक होते हैं या फादर होते हैं, उनको कहा जाता है अरस्तु। अरस्तु जो है, देखिए समझिए, आज हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान देखिए, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी की खोज जिसने की थी, बायोलॉजी के जो पिता हैं उनको, या पिता या फादर या जनक, उनको कहा जाता है अरस्तु। शुरुआत में जूलॉजी के अंतर्गत बायोलॉजी को रखा जाता था, तो जूलॉजी को ही बायोलॉजी कहा जाता था। इसीलिए जूलॉजी, ZOOLOGY, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान यानी शुरुआत में यदि जूलॉजी को ही, जंतु विज्ञान को ही बायोलॉजी कहा जाता था, तो इसका मतलब जंतु विज्ञान के भी पिता कौन होंगे? अरस्तु। तो जंतु विज्ञान के भी पिता कौन है? अरस्तु। देखिए, आपको यहाँ समझना चाहिए कि जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के फादर कौन है? अरस्तु। और एक होता है जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान। देखिए, जियोलॉजी मतलब भूगर्भ विज्ञान, जहाँ हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के अंदर का, उसे जियोलॉजी कहा जाता है। और यह है जूलॉजी, इसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बाद में एक भारतीय वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जगदीश चंद्र बसु। भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था? जगदीश चंद्र बसु, JCB। जगदीश चंद्र बसु जब हुए तो उन्होंने बताया कि पेड़ों में भी संवेदनशीलता होती है तथा पेड़ भी सांस लेते हैं। और किसका प्रयोग करके बताया? जिस मशीन के प्रयोग से बताया उसका नाम था क्रिस्कोग्राफ। तो क्रिस्कोग्राफ का प्रयोग करके उन्होंने बता दिया कि पेड़ पौधे में भी जीवन होता है। तो उनके बताने के अनुसार भी एक और पार्ट बढ़ गया, जिसका नाम क्या हुआ? बॉटनी। बॉटनी मतलब क्या? वनस्पति विज्ञान। तो बॉटनी को कहेंगे वनस्पति विज्ञान। जहां हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे उसे क्या कहा जाएगा? वनस्पति विज्ञान। तो बॉटनी और जूलॉजी के पिता अरस्तु हैं, और जीव विज्ञान के भी पिता अरस्तु हैं। शुरुआत में जूलॉजी को ही क्या कहा जाता था? शुरुआत में जूलॉजी को ही माने जीव विज्ञान समझा जाता था। इसीलिए जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के पिता कौन हैं? अरस्तु हैं। लेकिन जो बॉटनी के फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी, या बॉटनी के बाबूजी या बॉटनी के पिता कौन है? बॉटनी के पिता का नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। देखिए, यहाँ आप अच्छे से समझ लीजिए कि बायोलॉजी जो है, उसके पिता या उसके जनक, बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। जूलॉजी के, जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु हैं, क्योंकि शुरुआत में जंतु जो चीजें मूवमेंट करती थी उसी को जीवित माना गया था। इसीलिए जंतु विज्ञान तथा बायोलॉजी दोनों के पिता अरस्तु हुए, और बॉटनी के पिता कौन हुए? थियोफ्रेस्टस। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है टिश्यू। टिश्यू देखिए, कोशिका के बाद पढ़ना चाहिए। कोशिका थोड़ा जटिल चैप्टर है, इसीलिए कोशिका से पढ़ने से पहले हम लोग ऊतक पढ़ लेते हैं। टिश्यू माने ऊतक, और इसके बाद हो सकता है कंकाल पढ़ लें, कंकाल के बाद हम लोग पढ़ लेंगे कोशिका। तो आज हम लोग जो पढ़ने की शुरुआत करते हैं उसका नाम है ऊतक। ऊतक को अंग्रेजी में कहा जाता है टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए, ये आपको समझ में आया होगा कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के जनक कौन है? तो बायोलॉजी के जनक है अरस्तु। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है कौन? थियोफ्रेस्टस। देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं, आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है चैप्टर का ऊतक।
ऊतक, अंग्रेजी में कहेंगे टिश्यू। अब देखिए ऊतक किसे कहा जाता है? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा, समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। यदि कोशिकाएं समान रूप से मिले तो समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। तो आप ऊतक देखिए, अगर हम टाइप वाइज देखेंगे तो दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, एक जंतु ऊतक, एक पादप ऊतक, एक एनिमल टिश्यू और एक प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू बॉटनी का भाग है, यानी वनस्पति विज्ञान का। और अभी हम लोग पढ़ेंगे जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे वनस्पति विज्ञान। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जंतु विज्ञान का ऊतक। और प्लांट ऊतक में देखिए जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा, उसको जब हम लोग बॉटनी पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अभी हम लोग केवल इतना देखते हैं कि जंतु विज्ञान। देखिए जंतु विज्ञान जो है, जंतु विज्ञान के ऊतक, जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे माने जंतुओं में कितने प्रकार का ऊतक होता है। तो इसमें 4, जंतुओं में 4 प्रकार का ऊतक पाया जाता है। जंतु के अंतर्गत मानव भी आता है। तो जंतुओं में कितने प्रकार का ऊतक पाया जाएगा? 4 प्रकार का। तो देखिए कौन कौन पाया जाएगा? पहले वाले ऊतक को कहा जाएगा तंत्रिका ऊतक। पहले वाले ऊतक को तंत्रिका ऊतक, तो इसको कहेंगे तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक अंग्रेजी में कहेंगे न्यूरॉन्स, न्यूरॉन टिश्यू। और न्यूरॉन टिश्यू जो होता है, ये देखिए ये 2 टाइप का होता है। एक न्यूरॉन सेल होता है, देखिए किससे बना होता है? एक न्यूरॉन सेल से, एक गिलियल सेल से। न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल और गिलियल सेल। देखिए न्यूरॉन सेल जो होता है इसमें विभाजन नहीं होता, और गिलियल सेल जो होता है इसमें विभाजन होता है। तो गिलियल सेल में विभाजन की वजह से ही क्या हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर जो बीमारी होती है वो गिलियल सेल में विभाजन की वजह से ही हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि ऊतक जो होते हैं वो 4 प्रकार के। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो ऊतक के अध्ययन को कहा जाएगा हिस्टोलॉजी। तो ऊतक कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। अब देखिए पहला हमने देख लिया तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में हमने देख लिया कि न्यूरॉन सेल होता है, एक गिलियल सेल होता है। न्यूरॉन सेल जो होता है इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता, बल्कि जबकि गिलियल सेल में कोशिका का विभाजन होता है। गिलियल सेल में कोशिका के विभाजन होने की वजह से ही जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो इसी गिलियल सेल में विभाजन की वजह से। अब दूसरा ऊतक हुआ पेशीय ऊतक, जिसे अंग्रेजी पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक। अब पेशीय ऊतक को अंग्रेजी में कहेंगे मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू। अब पेशीय ऊतक जो होता है, देखिए पेशीय ऊतक की क्या बनी होती है? मांसपेशियां, मांसपेशियां। पेशीय ऊतक की क्या बनी होती है? मांसपेशियां। मांसपेशियां कई प्रकार की होती हैं। देखिए जब आप मांसपेशी, इसमें देखिए कुछ पढ़ेंगे, ये पूरा टॉपिक जो पहला टॉपिक है इसमें सबसे मेन होता है ब्रेन। जब हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे, देखिए आपको केवल यहाँ थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा। जब आप ब्रेन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। और ऐसे मांसपेशियां, मांसपेशी केवल आपको पेशी ऊतक में पढ़ना है मांसपेशियों के विषय में, लेकिन मांसपेशियां जब पढ़ाया जाएगा तब आपको डिटेल बता दिया जाएगा। अभी मांसपेशी में केवल आप इतना समझिए कि बड़ी, देखिए यहाँ से हाथ की जो लंबी मांसपेशी, जांघ की बड़ी मांसपेशी, कान की जिसे स्टेपिडस कहते हैं, कान की मांसपेशी को, कान की मांसपेशी सबसे छोटी होती है जिसे स्टेपिडस कहा जाता है। स्टेपी जो होती है कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी, लेकिन स्टेपिडस जो होता है वो कान की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। जैसे जांघ है, जांघ की हमारे जांघ की सारटोरिस होता है, जांघ की जो मांसपेशी होती है उसे सारटोरिस कहा जाता है। तो देखिए मांसपेशियां, अब मांसपेशियों की कुल संख्या तो कुछ नहीं करना है, आपको याद करना है 6 3 9, 6 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। और देखिए यहाँ समझ लीजिए मांसपेशियां जो होती हैं
कई प्रकार की होती हैं। जैसे कुछ तो ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे हाथ की मांसपेशी हमारे कंट्रोल में है, और कुछ मांसपेशियां ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। जैसे देखिए कौन सी, जैसे हमारा पेट का मांसपेशी, पेट अपना काम बराबर कर रहा है, हमारे रोकने से वो कभी रुक नहीं सकता। हृदय देखिए, हृदय में भी मांसपेशी है, वो हृदय का मांसपेशी अपने आप चल रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आपके हाथ पे आपका कंट्रोल है। आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, नहीं लिखना चाहेंगे तो नहीं। लेकिन आप अगर चाहें कि ब्लड को पंप न करें तो अभी आप रोक नहीं सकते। इसका मतलब जो आपके कंट्रोल में होगी वो अलग प्रकार की मांसपेशी होगी, जो आपके कंट्रोल में नहीं होगी अलग प्रकार की। जब मांसपेशी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल कर दिया जाएगा। अभी आपको केवल इतना समझना है कि पेशी ऊतक के अंतर्गत हमको मांसपेशियों के विषय में समझना है, और मांसपेशियों की संख्या कुल कितनी होती है, 639, और सबसे छोटी मांसपेशी कान की होती है, जिसे स्टैपिडस कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं ऊतक जो होता है, दो प्रकार देख लिए। अब तीसरा प्रकार जो होता है उसको कहते हैं उपकला ऊतक, इपिथीलियम। उपकला, उपकला ऊतक, इपिथीलियम टिश्यू, इपिथीलियम टिश्यू। अब इपिथीलियम टिश्यू क्या होता है, इसके विषय में हम लोग समझ लेते हैं। इपिथीलियम टिश्यू जो होता है इसको कहा जाता है, ये माने हमारे शरीर को कवरिंग देने का काम करता है। कवर माने सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अब सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है तो इसका मतलब जो एपिथेलियम है ये दो प्रकार का होगा, एक एक्सटर्नल होगा और एक इंटरनल होगा। एक का नाम है एक्सटर्नल और एक का नाम है इंटरनल। देखिए इसको कहेंगे बांह। बांह में देखिए एक जितना भी हमारे शरीर का अंग है, माने ऊपर जो दिख रहा है, ये सब किसका बना है, उपकला ऊतक का बना है। जैसे हमारा चमड़ा है, ये किसका बना है, उपकला ऊतक का। दांत जिसमें फंसा हुआ है जबड़ा, वो भी किसका बना है, उपकला ऊतक का। पलकें जो है ये भी किसकी बनी है, उपकला ऊतक की। जैसे समझ लीजिए, देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल का जो बाहर है, जो बाहर है, बाहर का चमड़ा है, ये भी उपकला ऊतक का है। और अंदर की जो झिल्ली है, जैसे आप समझिए आप किसी दुकान पे गए और आपने क्या खरीदा, आपने खरीद लिया, मान लीजिए आपने चीनी ले लिया, सूजी ले लिया, तो जो दुकानदार है वो कई प्रकार की झिल्ली में आपको दे देगा सामान। अब आप घर से एक बड़ा सा थैला ले या झोरा लेके जाएंगे और झोले में उस सारे को क्या करेंगे, माने जितना भी सामान है सबको डाल लेंगे। तो इसी प्रकार जो हमारे शरीर पे पूरा खोल चढ़ा है, माने देखिए चमड़ा है, आपको ये अच्छे से दिखेगा। जहाँ क्या बकरा कटता है या फिर जहाँ बकरे वकरे को काटा जाता है, वहां देखेंगे तो एक खोल पाया जाता है बकरे के ऊपर, उसी खोल को निकाल दिया जाता है। तो हमारे शरीर पर भी क्या है, एक खोल चढ़ा है जिसे कहते हैं चमड़ा। कभी कभी आप लोग माने ये भी किसका बना है, उपकला ऊतक का। चमड़ा भी हमारा किसका बना है, उपकला ऊतक का। लेकिन ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल पर पानी का प्रभाव पड़ता है। अगर कुछ टाइम तक ये पानी में रहेगा तो ये फूल कर थोड़ा अजीब टाइप का हो जाता है। लेकिन इंटरनल पर पानी का प्रभाव कहीं नहीं पड़ता। इंटरनल पे पानी नहीं रहेगा तब दिक्कत हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा जीभ देखिए हमेशा पानी से डूबा रहता है, तब भी कभी ऐसा नहीं होता। जैसे बरसात के दिनों में आपका हाथ देखिए थोड़ा गोबर टाइप हो जाता है, गोबरौरा टाइप। लेकिन जो जीभ है वो कभी ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीभ जो है इंटरनल है, इंटरनल उपकला ऊतक का बना है। और जो आपका चमड़ा है ऊपर वाला बाहरी खोल है, जिसे आप कहते हैं बाहरी खोल, ये क्या बना, एक्सटर्नल का। इस पे किसका पानी का प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन इंटरनल ऊतक पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे देखिए और भी देख लीजिए, जीभ हो गया आपका। जैसे देखिए जिसमें फेफड़ा है, जिस झिल्ली में फेफड़ा है उसको कहा जाता है प्लूरा मेम्ब्रेन। फेफड़ा भी एक ऐसे ही नहीं है, फेफड़ा भी एक झिल्ली के अंदर बंद है। जिस झिल्ली में बंद है उस झिल्ली का नाम है प्लूरा। जब आपको फेफड़ा पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा अच्छे से, प्लूरा मेम्ब्रेन। जैसे देखिए आपका ब्रेन जो है, आप लोग सुने होंगे ब्रेन जिस झिल्ली में बंद है उस झिल्ली का नाम है मेनिंजाइटिस। देखिए इसीलिए कहा जाता है लाला लाजपत राय को जब लाठियों से पीटा गया था तो उनके मेनिंजाइटिस पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत। मेनिंजाइटिस वाली झिल्ली अगर नहीं होती
तो अगर कोई आपके सर पे ऐसे ठोक देता ना तो कहते नहीं मार देंगे भेजा निकल जाएगा, तो भेजा जो है कान से निकलने, पता चला भेजा आपका कान से निकलने लगा, तो उसको क्या करे, भेजा निकल रहा है इसको डालो डालो, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो देखिए जो भेजा है माने यहाँ से आया है, तो ये भी किस में बंद है, एक झिल्ली में। जैसे आपका किडनी है पेरिटोनियम झिल्ली में बंद है, तो जो अंदर वाली झिल्ली है उसे इंटरनल कहा जाता है, और जो बाहर है उसे एक्सटर्नल। तो बाहरी खोल जो है, बाहरी खोल उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल, इस पे पानी का प्रभाव पड़ता है, और जो अंदर है उसे कहा जाता है इंटरनल, उस पे पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखिए कहते हैं खाल खींच लेंगे ना, तो एक्सटर्नल माने चमड़ी को अगर हटा दिया जाए तो यही खाल है, तो एक किस में आ जाएगा, एक्सटर्नल में। तो एक जो है एक उपकला ऊतक के क्या काम करता है, कवरिंग देने का काम करता है। उपकला जो ऊतक होता है वो अपारदर्शी होता है, माने इसके इस पार से उस पार नहीं देखा जा सकता। जो हमारे शरीर का सब अंग जो बना है उपकला ऊतक का बना है, केवल और केवल आंख को छोड़कर। आंख देखिए पारदर्शी, अगर पारदर्शी नहीं रहेगा तो आप इस तरफ से उस तरफ नहीं देख पाएंगे। आंख जो है वो उपकला ऊतक का नहीं बना है बल्कि कार्निया, टेम्परेट का बना हुआ है जिसमें कहते हैं कार्निया। तो आंख जो है उपकला ऊतक के अतिरिक्त बना है जिसका नाम है कार्निया। तो आप देख लिए उपकला ऊतक जो होता है वो कवरिंग देने का काम करता है। अगर किसी जैसे झिल्ली होती है, झिल्ली में आप चीनी अलग लिए सूजी अलग तो कवर कर लेता है, किसी झोले में डाल देंगे तो अगर आप घर पे आएंगे तो उसको आसानी से निकाल के अलग अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार उपकला ऊतक भी होता है, एक एक्सटर्नल होता है इंटरनल। एक्सटर्नल जो होता है पूरे शरीर का झोला है, और जो इंटरनल होता है वो माने उस झोले में थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा, जैसे प्लूरा फेफड़े को ढका हुआ है वो झिल्ली हो गई, पेरिटोनियम किडनी को ढका है ये वाला झिल्ली हो गया, मेनिंजाइटिस आपके सर वाले को ढका है ये हो गया। तो माने कई थैली में बंध के पड़ा है। आप लोग थैली से देखे होंगे झोला, अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो जब हम लोग छोटे थे तो झोला लेके जाते थे पढ़ने। इस समय तो अब नहीं झोला वाला है, पहले झोला आता था वो बोरिया का, उसको सिलवा लो, इसे लाद लो, लाद के चल लो। और जब जिस दिन गुरुजी मारते थे उस दिन ज्यादा दिक्कत होती थी तो भगवान मिलते थे, जय भगवान आज न मराएं तो गोट्टी चढ़ाएंगे, तो ये सब किया जाता था जब छोटे हम लोग थे, अब तो नहीं। तो देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल ये सब हो गया। और एक होता है देखिए उपकला ऊतक के बाद अब आता है चौथा नंबर। चौथे नंबर का नाम है संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू। संयोजी ऊतक, संयोजी जो ऊतक होता है इसे कहा जाता है कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू देखिए वहां नहीं दिख रहा हो तो यहां देख लीजिएगा कनेक्टिंग टिश्यू। चौथे का नाम है संयोजी ऊतक। चौथे वाले का नाम क्या है, संयोजी ऊतक। 4 नंबर है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का काम क्या है, ये संयोजी ऊतक जो होता है कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्टिंग टिश्यू, अंग्रेजी में कहेंगे कनेक्टिंग टिश्यू। पूरे शरीर को जोड़ने का काम कौन सा ऊतक करता है, संयोजी ऊतक। जैसे क्या हो गया, ब्लड हो गया। ब्लड हमारे पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए ब्लड को क्या कहा जाता है, संयोजी ऊतक कहा जाता है। जैसे हमारी बोन हो गई, हड्डी, हड्डी जो होती है तरल संयोजी ऊतक होता है। ये हड्डी भी क्या है, तरल है। इसी प्रकार हड्डी को भी क्या कहा जाता है, संयोजी ऊतक कहा जाता है। लसिका हो गई, ये भी क्या है, संयोजी ऊतक। इसी में एक आता है एपिडोज। ये देखिए 4 हो गया, इसी के अंतर्गत ही आता है जिसे कहा जाता है एपिडोज। एपिडोज क्या करता है, एपिडोज जो है ये वसा यानी फैट यानी वसा। देखिए किसी भी शरीर को सुंदरता प्रदान करने का जो काम करता है वो वसा ही करता है। यदि वसा की मात्रा ज्यादा है तो आपका शरीर, आपका चेहरा लपलपाएगा। यदि वसा की मात्रा कम है तो आपका चेहरे पे झुर्रियां रहेंगी। तो देखिए वसा की मात्रा ज्यादा होने से जो शरीर होता है माने वसा की मात्रा ज्यादा रहेगी तो शरीर पे चमक रहेगी, चेहरे पे चमक रहेगी। और दूसरा वसा की मात्रा ज्यादा होने से ठंडी महसूस कम होती है। स्त्रियों में वसा की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उनको पुरुषों की तुलना में ठंडी कम लगती है। आप ऐसे देख लीजिए, किसी भी बारात में यदि किसी स्त्री को देखेंगे ठंडी में तो कितना ठंडी रहे लेकिन वो कभी भी अपना स्वेटर फुल नहीं पहनेंगी, इतना ही पहनेंगी।
और पीछे डिजाइन वाला वो पहन लेंगी, तो ये माने डिजाइन वाला, तो ये सब पहन के रखेंगी। और उसी का पति आप देखेंगे तो वो उतना पहनी रहेंगी तब भी उनको ठंड नहीं लगेगी, लेकिन जो उसका पति होगा वो पूरा लादा लूदा रहेगा, 2-3-4 ठू, उसके बाद भी ठुठुराता रहेगा। इसका मतलब पुरुषों में वसा की मात्रा कम होती है महिलाओं की तुलना में। तो ये देखिए इपिडोज ऊतक जो होता है वो क्या करता है, फैट, देखिए फैट से आप अगर ज्यादा और अच्छे से समझ पाएंगे, आप देखिए कभी कभी ठेहुना घुटना अगर ऐसे मोड़े रहेंगे, झुर्रीदार रहेगा तो यहाँ काला रहेगा, लेकिन जब घुटना को ऐसे कर लेंगे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शाइनिंग आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से रिपीट करा दे रहे हैं। ऊतक कैसे कहा जाता है, कोशिकाओं के समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक 4 प्रकार का होता है। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। पहला तंत्रिका ऊतक, जिसे न्यूरॉन टिश्यू कहा जाता है, 2 प्रकार के सेल से बना होता है, न्यूरॉन सेल और गिलियल सेल। न्यूरॉन सेल जो होता है उसमें विभाजन नहीं होता है और गिलियल सेल में विभाजन होता है। ये ब्रेन चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आ गया, केवल यहाँ इतना ही समझना है। दूसरा होता है पेशी ऊतक, जिसे मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। इससे मांसपेशियां बनी होती हैं। मांसपेशियां कई प्रकार की होती हैं, लंबी मांसपेशी, बड़ी मांसपेशी, छोटी मांसपेशी, और मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। एक उपकला ऊतक होता है, आंख को छोड़ करके हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो भी दिख रहा है वो किसका बना है, उपकला ऊतक का। उपकला ऊतक कवरिंग देने का काम करता है। एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल। एक्सटर्नल पे यदि पानी का पड़ेगा तो वो क्या फूल जाता है, जबकि इंटरनल पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद आ गया संयोजी ऊतक, जो पूरे शरीर को जोड़ने माने पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। जैसे ब्लड हो गया, बोन हो गया, लसिका हो गई, ये सब क्या करती हैं, शरीर को जोड़ने का काम करती हैं। और इसी के अंतर्गत हमने पढ़ लिया एपिडोज, जो वसा को बनाए रखता है। जैसे कहीं कहीं आपका कम जाता है तो उसको बनाए मेंटेन करने का, जैसे आप समझिए दीवार है, तो दीवार पे अगर ईंट लगा है तो उतना अच्छा नहीं लगता जब तक कि उस पे क्या न करा दिया जाए, प्लास्टर करा दिया जाए। तो प्लास्टर को आप इस तरह समझिए कि वो क्या है, वसा का काम है, एपिडोज ऊतक का है। तो इस प्रकार से आपका ऊतक चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे स्केलेटन यानी कंकाल। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।